आज हम आयकर में कर योग्य वेतन की गणना किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले तो वेतन से आय की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। पहला आता है मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पे है मौद्रिक वेतन। सबसे पहले आता है वेतन। आयकर अधिनियम के अनुसार वेतन में क्या क्या आय सम्मिलित की जाती है। तो सबसे पहले आता है मूल वेतन। ठीक है, प्राइवेट कर्मचारी की स्थिति में ये वेतन भी शब्द भी आ सकता है। अब यहाँ वेतन भी वेतनमान वगैरह भी आ सकता है, पे स्केल आ सकता है ना, और डायरेक्ट एक इस सीधा वेतन भी दिया जा सकता है। तो मौद्रिक वेतन में यहाँ पे क्या आएगा, पहले सबसे है मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी, मौद्रिक वेतन जिसमें मूल वेतन होगा। ठीक है, अब आता है वेतन के उपार्जित होने का समय। ठीक है, वेतन शीर्षक की आय के लिए गत वर्ष सदैव कर निर्धारण वर्ष के तुरंत पूर्व का वित्त वर्ष ही होता है। जिस प्रकार से ये जो असेसमेंट होगा ये कौन सा होगा, 20-21 असेसमेंट। ठीक है, और वित्तीय वर्ष क्या होगा, 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2020 को क्या होगा, इसका अंत होगा, जिसका अध्ययन हम करेंगे इस शैक्षणिक सत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी इसमें भिन्नता आएगी कि जो वित्तीय वर्ष होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की स्थिति में क्या होगा, ये 1 मार्च से लेके 28 फरवरी तक होगा। उसका रीज़न ये है कि जिससे क्या होगा कि गैर सरकारी कर्मचारी होता है उसका वेतन सामान्यतः माह की अंतिम तारीख को क्या हो जाता है, उपार्जित हो जाता है, ड्यू हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि मार्च का वेतन क्या होगा, 31 मार्च को ड्यू हो गया तो वो उसी वित्तीय वर्ष में आ गया। इस प्रकार से 1 अप्रैल से 31 मार्च उनका क्या हो गया, वित्तीय वर्ष होगा। लेकिन क्या होता है, सरकारी कर्मचारी की स्थिति में क्या होता है, 1 तारीख को वेतन ड्यू होता है। जैसे कि मार्च का वेतन क्या होगा, 1 अप्रैल को ड्यू होता है, तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो मार्च वाली सैलरी होती है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चली जाती है, और फरवरी वाली सैलरी ही अपन उस वित्तीय वर्ष में शामिल करते हैं। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको यदि क्वेश्चन में सरकारी कर्मचारी की सैलरी का गणना करने के लिए बोला जाता है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसकी सैलरी की गणना करेंगे मार्च के वेतन से लेके फरवरी तक के वेतन की। ठीक है, और एक ध्यान देने वाली बात है, कई अलाउंसेस क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मंथ या एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, तो उन चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना है। एक आता है मूल वेतन के कर योग्य होने का आधार। ये मॉनेटरी वैल्यू में अपने को कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, वो वेतन को कर योग्य करने के 2 आधार होते हैं, एक ड्यू बेसिस, एक प्राप्ति बेसिस। तो इनमें जो भी घटना पहले घटित हो जाती है उसी समय वेतन कर योग्य हो जाएगा। कि जैसे मान लीजिए किसी को पेमेंट नहीं हुआ लेकिन उसका ड्यू हो गया, तो उस बेस पे अपन क्या करते हैं, टैक्स चार्ज कर लेते हैं। इसी प्रकार से एडवांस सैलरी है तो एडवांस सैलरी क्या एडवांस हो गई तो उसी वित्तीय वर्ष में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। कोई वेतन बकाया है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अब आता है इसमें सेकंड ऑप्शन आता है, इस वेतन के अलावा क्या आएगा, डीए आ जाएगा, महंगाई भत्ता, जो मॉनेटरी इनकम फ्रॉम सैलरी है इसमें डीए भी आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, कमीशन ऑन सेल्स अपने कई क्वेश्चंस में आएगा तो कमीशन ऑन सेल्स आ जाएगा, बोनस आ जाएगा। ठीक है, भत्ते आ जाएंगे, और भत्तों में भी 3 तरह के आएंगे, फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंसेस आएगा, एक पार्टली आएगा, एक फुल्ली आएगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में विस्तृत रूप में समझेंगे। फिर उसके बाद में इसमें आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD। एनपीएस में क्या होता है कि जैसे 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है तो उतना ही कंट्रीब्यूशन किसको करना पड़ता है, एम्प्लॉयर का। तो जो एम्प्लॉय
का कंट्रीब्यूशन है वो तो ऑलरेडी सैलरी से डिडक्ट होता है, सैलरी में इंक्लूड है। तो इसमें क्या होता है कि उस जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं सैलरी। और उसके बाद में क्या होगा कि उसका डिडक्शन में क्या होता है, उसकी छूट मिलती है, तो वो अलग अलग विषय है, अलग धारा में उसको छूट मिलती है।